हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट किया था और हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ी थी और थोड़ी सी बातें हमारी अभी रह गई थी। तो आज की क्लास में पहले हम अपनी पुरानी बातों को रिवाइज करेंगे और फिर हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी, तो मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट करना शुरू करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सबसे पहली बात जो हमने बच्चों को बताई थी वो ये था कि ये हमेशा कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा। और कॉन्ट्रैक्टर को हमने कहा था कि आपको हर एक कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना होगा। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दरअसल नॉमिनल अकाउंट है और इसमें जो भी मटेरियल लगाया जाएगा या जो भी कॉस्ट लगाई जाएगी वो हम डेबिट कर देंगे। तो मटेरियल के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था कि मटेरियल अगर आपने स्टोर से लिया है तो डेबिट कर दो। अगर मटेरियल आपने डायरेक्टली सप्लायर से साइट की जगह पर मंगवाया है, डेबिट कर दो। और अगर आपने किसी दूसरी जॉब से ट्रांसफर करवाया है, ट्रांसफर फ्रॉम अदर साइट्स, डेबिट कर दो। अगर आपका मटेरियल एंड में बच गया है तो उसे मटेरियल एट साइट लिख के क्रेडिट कर दो। हमने जितना मटेरियल साइट पर भेजा है सारा खर्च नहीं हुआ, जितना खर्च हुआ है वो मेरी कॉस्ट है। तो जो खर्च नहीं हुआ वो बच गया और जो बच गया वो मैंने क्रेडिट कर दिया। सर मटेरियल रिटर्न्ड भी तो हो सकता है। बिल्कुल, अगर मटेरियल रिटर्न कर दिया होगा तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। हमने मटेरियल स्टोर्स में वापस भेजा, हमने मटेरियल सप्लायर को वापस भेजा या हमने किसी दूसरी जॉब पे ट्रांसफर कर दिया। अगर आपका मटेरियल लॉस्ट हो गया ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस, तो एबनॉर्मल लॉस की रिकवरी कभी कस्टमर से नहीं करते, हम उसे P&L में भेज देते हैं। कोई भी एबनॉर्मल नेचर का लॉस, कोई भी एबनॉर्मल नेचर की कॉस्ट हम कस्टमर से चार्ज नहीं करते हैं। उसके बाद जो आपने वेजिस पे की हैं वो आप यहां पर डेबिट कर देंगे। जो पे हो गई हैं, जो आउटस्टैंडिंग हैं, और एडवांस माइनस कर दो। फिर हमने तीसरी बात आपको प्लांट के रिस्पेक्ट में बताई थी कि या तो आप प्लांट की कॉस्ट पूरी की पूरी यहां डेबिट कर दो और फिर प्लांट एट साइट लिख के उसकी WDV को क्रेडिट कर दो, या इन दोनों के बदले या फिर आप प्लांट का डेप्रीसिएशन भी डेबिट कर सकते हैं। इस पर दोबारा चर्चा करने का कोई फायदा नहीं, हमने दोनों बातें आपको बता दी थी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आपका ओवरहेड्स का खर्चा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का है तो वो आप यहां पर डेबिट कर लो। फिर हमने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि पूरा नहीं हुआ है इसीलिए यहां पर आएगा वर्क इन प्रोग्रेस। और यहां पर मैं बच्चों से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए ड्यूरिंग द ईयर तो WIP की जगह क्या आएगा, बताइए। सर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो WIP नहीं आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट आएगा। लेकिन अभी हमने ये लिखा है कि यहां पर WIP आएगा। WIP का दो पार्ट होता है, एक होता है वर्क सर्टिफाइड और एक होता है वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड जो होता है वो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर वैल्यू करते हैं और अनसर्टिफाइड हम कॉस्ट प्राइस पर वैल्यू करते हैं।
और ये पीछे से मेरा बेटा झांक रहा है। आओ जी आओ, हेलो करना है बच्चों को, जल्दी आओ, हेलो करना है जल्दी, कोई टाइम नहीं है हमारे पास। इधर आओ, आगे आओ, जल्दी से बोलो हेलो। हंसो मत, नाम बता दो बच्चों को अपना। मेरा नाम है नमन कपूर। नमन कपूर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड ओशियन स्ट्रीट। अच्छा, कौन से स्कूल जाते हो? मानव स्थली जूनियर स्कूल, मानव स्थली जूनियर स्कूल। ये कहाँ है? राजेंद्र नगर। अच्छा, ये बताओ हम्म, आज आप स्कूल क्यों नहीं गए? छुट्टियां है। छुट्टी है। तो आपकी छुट्टी है, पापा की छुट्टी नहीं है, इसलिए पापा को काम करने दो। चलो बाय बोलो। जाओ बाय, ऐसे करते हैं हाथ हिला के। तेरी पिक्चर नहीं आ रही। चलो अब जाओ। हाँ जी, तो वर्क सर्टिफाइड जो है वो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर वैल्यू करके यहां दिखा देते हैं, और वर्क अनसर्टिफाइड हम कॉस्ट के ऊपर दिखाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि यहां तक करने के बाद जो हमारा डिफरेंस आता है उसे हम बुलाते हैं नोशनल प्रॉफिट। हमने आपको बताया था कि हमारी अकाउंटिंग कंजर्वेटिव प्रिंसिपल पर काम करती है, और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल यह समझाता है कि जो टास्क पूरा हुआ नहीं है उस टास्क में या इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉफिट पोजीशन दिख रही है वो हो सकता है कि कल को बदल जाए। इसीलिए जो प्रॉफिट आपका अभी दिख रहा है इनकम्प्लीट पोजीशन पर, उसे हम फाइनल प्रॉफिट नहीं बोलते, उसे हम बोल देते हैं नोशनल प्रॉफिट। फिर ये नोशनल प्रॉफिट हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और हमारा अकाउंटिंग अपने कंजर्वेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमें बताता है कि इसमें से कितना प्रॉफिट आप P&L में क्रेडिट कर सकते हो। और इसके कुछ रूल्स हैं जो कि अकाउंटिंग कम्युनिटी ने डिसाइड किए हैं कि हमारे हिसाब से इतना प्रॉफिट क्रेडिट होना चाहिए। और नोशनल प्रॉफिट में से जितना प्रॉफिट आप P&L में क्रेडिट करोगे ये आपको रूल बताएगा। इसमें से जो भी बैलेंस बच गया वो बैलेंस आप रिजर्व अगेंस्ट WIP के नाम से क्रेडिट कर दोगे, और ये रिजर्व कितना होगा तो ये मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी। तो आज की क्लास में सबसे पहले तो हमने ये रूल्स सीखने हैं कि हमें क्या रूल्स दिए गए हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और फिर इन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे। और जब ये रूल्स आप अप्लाई करना सीख जाएंगे तो फिर हम इसको क्वेश्चन को आपको होमवर्क में देंगे और आप आसानी से बना भी पाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे, रूल्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है सर। नाउ आपको क्या करना है, आपको इसके दो पार्ट बनाने पड़ेंगे। या हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं नंबर 1, सर क्या जरूरी है कि मेरा नोशनल प्रॉफिट आए? ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा नोशनल लॉस आ जाए। तो पहला रूल है कि अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लॉस आ जाए तो क्या करना है। तो अगर आपको अकाउंटिंग का कंजर्वेटिव प्रिंसिपल याद हो तो हमारा कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कहता है कि अगर लॉस हो जाए तो मन को कहना मान जा के लॉस हो गया है। यानी लॉस के बारे में आपने कहना है कि हां, अगर आपको लगता है कि लॉस होने वाला है तो मन को मना लेना कि ये लॉस होगा। सर ये भी कोई बात है? एक डरपोक इंसान कहता है कि आज कुछ गड़बड़ होगी ना तो मेरे साथ ही होगी, तो कह रहा है मान के चलो आप ही के साथ होगी, इससे आप हमेशा सेफ रहोगे। तो इन केस ऑफ लॉस
ट्रांसफर एंटायर लॉस टू पी एंड एल अकाउंट। इसका मतलब अगर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्रॉफिट की जगह पर अगर लॉस हो जाए तो वो लॉस आपने यहां लाना है और यहां से सारा का सारा लॉस पी एंड एल में ट्रांसफर कर देना है। यानी लॉस के बारे में तो हमारी अकाउंटिंग बहुत क्लियर कट बात कहती है कि लॉस अगर आ रहा है तो ये मत सोचना कि कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट में ये लॉस खत्म हो जाएगा, वहां प्रॉफिट होगा। वो कह रहे कि मान लो कि लॉस हो गया, जितना लॉस अभी दिख रहा है मान लो कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने पर ये लॉस तो पक्का ही होगा, वो कहीं भी कम नहीं होगा। मैंने कहा प्रॉफिट के बारे में तुम्हारी बात बदल जाती है, तो प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है यही तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रॉफिट को हम हमेशा अंडर कट करके दिखाते हैं और लॉस के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा बताते हैं, ताकि हमारी जो एक्चुअल पोजीशन आएगी वो हमेशा आपको अच्छी ही लगेगी, बुरी नहीं लगेगी। अब इसके ऊपर से चर्चा क्या करना, प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, तो मैंने सारे लॉसेस को प्रोवाइड कर देना है। दूसरा है कि व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता है तो फिर क्या रूल होंगे। अब मैं आ गया, प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से कितना पी एंड एल में डालूंगा और कितना रिजर्व में डालूंगा। ठीक है, अब रूल्स थोड़े से लंबे चौड़े हैं तो मुझे दूसरे पेज पर जाना होगा। चलिए जी, रूल्स लेते हैं, रूल्स रिगार्डिंग प्रॉफिट। इसके लिए एक छोटा सा टेबल की फॉर्म में हम नोट करेंगे और इसके दो पार्ट बना देंगे। ये अकाउंट नहीं बनाया, ये मैंने पेज के दो पार्ट बना दिए, लगभग 30 to 35% यहां लिख दिया। ये है कंडीशन। क्या कंडीशन है कि परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड एज अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा कि ये बताओ इंजीनियर ने कितना परसेंट वर्क सर्टिफाई कर दिया है। पहले बताओ इंजीनियर का क्या कहना है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना परसेंट पूरा हो चुका है, और जब आप मुझे ये बता दोगे तब मैं आपको बताऊंगा अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल कितना होगा, और जितना पी एंड एल में क्रेडिट होगा बाकी का सारा बैलेंस आपका रिजर्व अगेंस्ट डब्ल्यूआईपी में चला जाएगा। तो यानी मैं आपको पी एंड एल का अमाउंट बताऊंगा, बाकी का सारा बैलेंस आपका रिजर्व अगेंस्ट डब्ल्यूआईपी में चला जाएगा। तो ये पी एंड एल के रूल बताएगा। नंबर 1, अगर आप कहते हो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है लेस देन 25%, सर इंजीनियर आए थे और इंजीनियर कह रहे हैं कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो केवल 22% कंप्लीट हुआ है, तो मैंने कहा 22% का मतलब है 25 से कम कंप्लीट हुआ है। अब हमारी अकाउंटिंग कम्युनिटी कहती है कि अगर 1/4 काम भी नहीं हुआ है तो फिर आपको ना अपने प्रॉफिट को इग्नोर कर देना चाहिए। यह बहुत जल्दी होगा यह कह पाना कि मेरे फाइनल स्टेज में प्रॉफिट रहेगा या नहीं रहेगा। इसीलिए अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 25% से कम पूरा हुआ है तो आप प्रॉफिट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करोगे। अमाउंट ट्रांसफर टू पी एंड एल शेल बी निल। इसका मतलब यह भी है कि जितना भी नोशनल प्रॉफिट आएगा वो सारा का सारा रिजर्व में चला जाएगा, पी एंड एल में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है सर, पहली बात हमने समझ ली। पहला रूल हम लोगों ने समझ लिया है कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट 25% भी कंप्लीट नहीं हुआ तो हमारी अकाउंटिंग कम्युनिटी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली कहती है कि प्रॉफिट को भूल जाइए। ठीक है सर, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट 25% या उससे ज्यादा कंप्लीट हो चुका है
25% or more but less than 50%। इसका मतलब अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी सी एडवांस स्टेज के ऊपर आ चुका है। 1/4 यानी 25% से ज्यादा काम हो चुका है, लेकिन अभी आधा काम भी नहीं हुआ। ठीक है सर, इसका मतलब यह हुआ कि अगर 50 ओवर का मैच है तो अब हमें दिख रहा है कि 20 ओवर तो इंडियन टीम खेल चुकी है, तो अब हम कुछ थोड़ा सा ओपिनियन बना सकते हैं। तो अब हमारी अकाउंटिंग कहती है कि अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है प्रॉफिट का 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय। अब सर देखो, यहां तो आप 50% तक की बात कर रहे हो, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट आधा पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा ही आपको कंसीडर करना है, ये रूल है। ठीक है सर, नोशनल प्रॉफिट का 1/3, और वो भी क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्टी ने पूरे के पूरे पैसे नहीं दिए हुए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसे और कम कर देंगे। कितना कम कर देंगे, जितना हमें कैश रिसीव हुआ हो, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। इस फॉर्मूले का मतलब यह है कि अगर आपने वर्क सर्टिफाई कर दिया था 25 लाख, तो कॉन्ट्रैक्टी ने अगर आपको 20 लाख रुपए दिए हैं, तो इसका मतलब 80% पैसा कॉन्ट्रैक्टी ने आपको दिया है। जिनका गणित कमजोर है उन्हें पता नहीं चला सर 80% कैसे आ गया। मैं कह रहा हूं, क्या कॉन्ट्रैक्टी ने आपको 100% पैसे दे दिए हैं वर्क सर्टिफाइड के? तो सर ऐसा कभी भी नहीं होता, वो हमेशा पैसा कम ही देता है। क्वेश्चन बता देगा कि उसने 80% दिया है, 75% दिया है, 70% दिया है। तो हमारी अकाउंटिंग कहती है अगर पैसा 80% मिला है तो फिर प्रॉफिट का भी 80% हिस्सा ही आपको P&L में लेना है। मैंने कहा बताओ ये क्या बात है, हमारी अकाउंटिंग कह रही है कि हमारे कुछ एग्रीड रूल्स है ना, आप उनको फॉलो कीजिए, कंजर्वेटिव कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलिए, कि मैं तो प्रॉफिट को पहले कम करके बता रहा हूं। अगर आप प्रॉफिट को कम लेके चलोगे तो कल को आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, आपको अच्छा ही लगेगा कि हां मेरे प्रॉफिट ज्यादा हुए, फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा ही निकलेंगे। खैर, नोशनल प्रॉफिट का 1/3, और वो भी उतना ही परसेंट लेना जितना परसेंट आपको कैश रिसीव हो गया है। इसको बोलते हैं कैश रिसीव्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और फॉर्मूले में हम इसे इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है सर, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा, फिर बात करेंगे। सारी बातें बिना फैक्ट के मैं समझा नहीं सकता, और सारी की सारी बातें ऐसा भी नहीं कह सकता कि बिना बताए क्वेश्चन करा दूं। ठीक है सर, अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी सी और एडवांस स्टेज में चला गया। इसका मतलब अब मैंने 50% या उससे अधिक काम कर लिया है, लेकिन मेरा काम 90% से कम है। 90% को ना हम लोग एक तरीके से बेंचमार्क मान के चल रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं नियरिंग कंप्लीशन। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सर ये नियरिंग कंप्लीशन भी क्या होती है, क्योंकि 90% तो बहुत एडवांस स्टेज हो गई ना, तो वो तो कंप्लीट ही होने वाला है। तो हमने बोला कि अगर 50% से ज्यादा काम हो चुका है तो फिर 1/3 की बजाय अब आपको 2/3 प्रॉफिट लेना होगा। 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो हमारी जैसी स्टेज एडवांस हो गई, हमने अपना रेशियो भी 1/3 से 2/3 पर बढ़ा दिया। नाउ
सबसे पहले मुझे यह बताइए, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली 25% कंप्लीट हुआ हो तो वो कैटेगरी 1 में आएगा, 2 में आएगा या 3 में आएगा? 25% आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, क्वेश्चन में लिखा है, तो आप ध्यान से पढ़ना, लेस देन 25 यहां है, 25 भी यहां है और 25 से ज्यादा लेकिन 50% से कम, यानी 25 से लेकर 49% तक यहां है, 50% से लेकर 89% तक यहां है। उसके बाद स्टेज ज्यादा एडवांस्ड हो गई है, उसे हम बोलते हैं नियरिंग कंप्लीशन। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट मोर देन इक्वल टू 90% है तो फिर हम इसे बुलाते हैं नियरिंग कंप्लीशन, और नियरिंग कंप्लीशन एक बहुत ही एडवांस्ड स्टेज है। फिर आपको यह भी बताना चाहते हैं कि ऐसा कोई पैमाना कहीं पर भी नहीं देखा गया कि 90% को ही नियरिंग कंप्लीशन क्यों माना गया। कई बार बुक 88% को भी नियरिंग कंप्लीशन मान के काम कर देती है, तो यह सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि 90% पर हम नियरिंग कंप्लीशन मान के चलते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट हो। बाकी इसके बाद आपको सिखा देते हैं कि थोड़ा बहुत आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली दाएं बाएं भी कर सकते हैं। ठीक है सर, नियरिंग कंप्लीशन के अंदर क्योंकि बहुत ही ज्यादा एडवांस स्टेज हो गई है तो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका यहां बदल जाता है। तो बेटे, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नियरिंग कंप्लीशन हो जाता है तो फिर देयर आर सेवरल मेथड्स, बट मोस्ट पॉपुलर मेथड इज, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नियरिंग कंप्लीशन है तो फिर आपके पास मोस्ट एप्रोप्रिएट जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसे हम बोलते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वर्क सर्टिफाइड मल्टीप्लाइड बाय वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। पहली बात, नोशनल प्रॉफिट नहीं एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेना है, और दूसरी बात 1/3 2/3 भूल जाओ, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेना है। इनटू में यही वाला कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अब सर अगर हम इस फॉर्मूले को देखते हैं तो इस फॉर्मूले में तो वर्क सर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड कट गया, और वर्क सर्टिफाइड कट गया, इसीलिए इसी मेथड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो सेवरल मेथड में से ये मेरा मोस्ट प्रूडेंट मेथड हो गया, या सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड हो गया जो आपको अप्लाई करना है। और बाकी जो मेथड है उनके बारे में भी पहले हम चर्चा करते हैं, और फिर ये भी चर्चा करेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या है, ये सारी बातों की चर्चा करते हैं। चलिए अब पहले कुछ बातें और समझ लेते हैं। पहली बात तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट, तो ये भी लिख लें कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच में वो बता रहा होता है कि प्रोजेक्टेड स्कोर इतना जाएगा। ऐसे ही जब आप काम कर रहे हैं और वो बस कंप्लीट होने ही वाला है तो हम पूछ रहे हैं बताइए आपका क्या अनुमान है कि कितनी टोटल कॉस्ट लग सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको पता है, टोटल कॉस्ट का अगर आप एस्टिमेशन कर सकते हैं, और वो कर ही सकते होंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नियरिंग कंप्लीशन हो चुका है, माइनस करके अपना एस्टिमेटेड प्रॉफिट ढूंढ लीजिए।
ठीक है सर। सर ये टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे ढूंढी जाती है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम अभी थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता रहे हैं, बाकी इन सब बातों पर क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको ना एक मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो आप बना ही रहे हो, मेमोरेंडम का मतलब होता है वर्किंग में एक और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लो। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो खर्चे दिखाते हैं ना, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क डन। कॉस्ट ऑफ वर्क डन, DONE, कॉस्ट ऑफ वर्क डन, जो काम हो चुका है उसकी कॉस्ट। इसे कई बार हम कॉस्ट टू डेट भी बुलाते हैं। जितना हम खर्चा कर चुके हैं वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ वर्क डन या कॉस्ट टू डेट। उसमें जोड़ दीजिए फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट्स। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो आपको और अनुमान है कि ये कॉस्ट और लग जाएंगी, वो जोड़ दो, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी आ जाएंगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन हमने आपके साथ चर्चा कुछ और भी करनी है कि देयर आर सेवरल मेथड्स। अगर आपका प्रोजेक्ट एक बार नियरिंग कंप्लीशन हो जाए तो फिर तो आपके पास बहुत सारे मेथड हैं। अब उन बहुत सारे मेथड की वजह से हमारे पास कौन कौन सा विकल्प है, तो लिखेंगे इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नियरिंग कंप्लीशन फॉलोइंग methods may also be used। ये वाला तो मेथड सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन नियरिंग कंप्लीशन में और भी मेथड चलते हैं, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि भैया ऐसा करो कि मुझे सारी मेथड लिख करके बता दो कि नियरिंग कंप्लीशन में आपके पास कौन कौन से मेथड उपलब्ध थे। तो आपको पता होना चाहिए कि नियरिंग कंप्लीशन में हमारे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। ठीक है सर, तो नियरिंग कंप्लीशन में हमारे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं? देखिए जी, तो हमारे पास एक मेथड तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये मेथड कह रहा था कि हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट इसे मल्टीप्लाई करते हैं विद वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। इस मेथड में क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड कट जाता है, और इसी मेथड को हम लोग लिख देते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है ये। दूसरा मेथड कहता है कि ये रियलाइज्ड वाला पोर्शन अब आप हटा दो। तो अगर मैं रियलाइज्ड वाला पोर्शन हटा दूं तो बेसिकली यही वाला मेथड फिर क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है सर। तीसरा, पहले आपको यह देखना है कि ये दोनों लगभग सेम मेथड हैं। ये प्रॉफिट बता रहा है,
और ये उसका रियलाइज्ड वाला फॉर्मूला बता रहा है कि जितना परसेंट कैश मिला उतना परसेंट लो। तो दोनों लगभग सेम बात कर रहे हैं कि जितना वर्क सर्टिफाइड हो गया उसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट कंप्यूट कर लो। तीसरा मेथड हो जाता है मेरे पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ वर्क डन, कितना काम आप कर चुके हो, कॉस्ट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब हम कह रहे हैं इंजीनियर की बात छोड़ो, इंजीनियर कितना सर्टिफाई कर रहा है, अरे भैया मैंने 50 लाख लगाने थे और मैं 48 लाख लगा चुका हूं, तो मैं उसी अनुपात में अपना प्रॉफिट लूंगा। किसी ने कहा कि इसमें रियलाइज्ड अप्रोच जोड़ दो, तो फिर अगर आप इसमें रियलाइज्ड अप्रोच जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू में कॉस्ट ऑफ वर्क डन अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाइड में रियलाइज्ड वाला पार्ट और जोड़ दो। रियलाइज्ड पार्ट कहता है कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, और ये हमारे जो है मेथड ज्यादा यूज होते हैं। और अगर हम कभी एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं निकाल पाते तो हम कई बार ना नोशनल प्रॉफिट से भी निकाल लेते हैं, लेकिन ये कम ही इस्तेमाल होता है। नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, अब सर आपने बहुत सारा कंसेप्ट हमें समझा दिया, अब समय आ जाता है कि हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी करके देख लें, सो दैट हमारे में कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। क्योंकि अभी तक तो सारी थ्योरेटिकल बातें ही हम लोग कर रहे थे, तो आइए और मेरे साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट की बात भी करते हैं। धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये जो कंसेप्ट हमने नोट किया है इसे मैं अलग कर देता हूं कि यदि कभी आपको दिखाना पड़ेगा तो हम यहां से आपको दिखा पाएंगे। ठीक है सर, ये मैंने अलग कर दिया। आइए छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर के हम स्टार्टिंग से बात शुरू करते हैं। और मेरे पास सबसे पहले एकदम छोटा और आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको प्रॉफिट की कंप्यूटेशन पर फोकस करवाना चाहता हूं, पहले वही बात मैं सिखाना चाहता हूं। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है आपकी बुक का। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 527, बुक का नाम महेश्वरी मित्तल। हाँ जी, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कर सकते हैं कि आप कितना बना पाते हैं। हो सकता है पूरा बन जाए, कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाएगा। ठीक है सर, हम शुरू करते हैं। चलिए जी, हम भी शुरू करते हैं। और इसके लिए क्वेश्चन नंबर 7, महेश्वरी मित्तल बुक, पेज नंबर 427। हमने अभी क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं और सीधा शुरू कर दिया, करने कोई खास बात है नहीं उसके अंदर। वो कह रहा है कि हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने कहा इसके लिए सीधा सीधा बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्वेश्चन कह रहा है मटेरियल, तो जो भी कॉस्ट आपने इंकर की हैं वो यहां पर डेबिट कर दो। मटेरियल, आपने मटेरियल खर्च किया 80,000, वेजिस खर्च हुई 70,000,
डायरेक्ट चार्जेस, तो डायरेक्ट चार्जेस का खर्चा लगा 50,000। और फिर क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद ₹2 लाख हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी, हमें कॉन्ट्रैक्टी से 2 लाख रुपए मिल चुके हैं। एंड दिस इज बीइंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, यानी कि ये 2 लाख रुपए जो हमें कॉन्ट्रैक्टी से मिले हैं, ये मेरे वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो पहली इंफॉर्मेशन दिमाग में रख लो। कह रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट एंड अनसर्टिफाइड वर्क इज 10,000, टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 4 लाख। ठीक है, हमसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो मांगा नहीं है, सिर्फ ये पूछा गया है कि प्रॉफिट कितना क्रेडिट होगा। लेकिन मैंने कहा चलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बना ही लेते हैं ना साथ साथ। अब मुझे यहां पर दिखाना है बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में एक तो आएगा वर्क सर्टिफाइड और एक आएगा वर्क अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड है 10,000 का, ये बात मुझे क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं इसे टोटल करूंगा और टोटल करने के बाद यहां निकालूंगा नोशनल प्रॉफिट। फिर ये नोशनल प्रॉफिट मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नीचे कैरी फॉरवर्ड करूंगा और इस नोशनल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा पी एंड एल अकाउंट में डालूंगा और फिर एक लाइन छोड़ के बाकी का कहलाएगा रिजर्व फॉर WIP और ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। जो सबसे पहली जानकारी मुझे दी हुई है वो दी हुई है कि कैश रिसीव्ड इज इक्वल टू 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया वर्क सर्टिफाइड, तो इसका मतलब आपका वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा कैश रिसीव्ड इनटू 100/80। सिंपल से मैथमेटिक्स की बात है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक लगना था तो उसने आपको वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया, उसने आपको कैश रिसीव्ड दे दिया। तो आप देखेंगे कि जब वर्क सर्टिफाइड देगा तो फिर कैश रिसीव्ड का अमाउंट नहीं देगा, अगर कैश रिसीव्ड का अमाउंट देगा तो फिर वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट नहीं देगा। हमें एग्जाम में दोनों चाहिए, तो हम एक दिया होगा दूसरा निकाल ही लेंगे। 2 लाख इंटू 100/80, ये मेरे पास आ गया 250। बिना कैलकुलेटर चलाए मैंने निकाल लिया है। अब उम्मीद करता हूं गलत ना हो। 250 260, ठीक है सर। अब ना तो कोई मटेरियल मेरे पास बचा हुआ है, ना मेरे पास कुछ प्लांट बचा हुआ है, तो कुछ भी नहीं है। इसको टोटल किया 2,60,000 और 2,60,000 में से लेस कर दो, 2 लाख रुपए आ रहे हैं, तो ये प्रॉफिट आ गया मेरे पास 60,000। दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर, ये यहां आ गया। नाउ अब प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए मुझे परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड चाहिए टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। नाउ वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू आई है 2,50,000 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 4 लाख इंटू 100। बताइए जी कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। सॉरी, 62.5%। 4 लाख का टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है
और जिसमें से 2,50,000 रुपए का आपका वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट 62.5% कंप्लीट हो चुका है। अगर ये 62.5% कंप्लीट हो चुका है तो फिर आपने जाना है अपने उस फॉर्मूले में। ये रूल्स तब अप्लाई होते हैं जब क्वेश्चन साइलेंट हो। अगर क्वेश्चन अपने रूल नहीं बता रहा है तो फिर मैंने अपने रूल लगाने हैं। और मेरे इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा कि कितना प्रॉफिट लेना है, तो मैं ये रूल लगाऊंगा। और मुझे दिख रहा है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 50% कंप्लीट है, लेस देन 90% है, तो 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो इसका मतलब है कि मुझे 2/3 नोशनल प्रॉफिट लेना है। तो मेरा नोशनल प्रॉफिट था 60,000, इसका 2/3 इनटू में कैश रिसीव्ड। और मेरे पास क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि कैश रिसीव्ड 80% है। जिन बच्चों को ये डाउट हो रहा हो वो कैश रिसीव्ड लिख सकते हैं 2 लाख अपॉन 250, तब भी एक ही बात होगी, कुछ अलग नहीं होगा। तो देखते हैं सर ये कितना हो गया। 60,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 80%, तो 32,000 का प्रॉफिट P&L में जाएगा। तो P&L में जाएगा 32,000 और बाकी का सारा जो भी बैलेंस बचेगा वो रिजर्व बन जाएगा। इसका मतलब अभी तक के कॉन्ट्रैक्ट में 60,000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन आप सिर्फ 32 का ही P&L में डालिए, बाकी का 28,000 अपने रिजर्व में रख लीजिए। जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तब ये प्रॉफिट में ट्रांसफर हो जाएगा। लीजिए, तो हमने इसमें क्या सीखा? हमने इसमें इस फॉर्मूले को लगाना सीखा। और ये फॉर्मूला कह रहा है कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है इसीलिए आपको पूरा प्रॉफिट नहीं लेना, 2/3 लेना है। 2/3 कहां से आया? ये अकाउंटिंग कम्युनिटी ने आपस में डिसाइड कर रखा है, हमने वो अप्लाई किया। और फिर साथ ही साथ जितना परसेंट कॉन्ट्रैक्टी आपको कैश दे रहा है उतना ही परसेंट प्रॉफिट आप अपने P&L में क्रेडिट करेंगे। ये रूल है, इसको रियलाइज्ड प्रॉफिट बोलते हैं। अगर 80% कैश मिला है तो फिर प्रॉफिट भी 80% ही समझ लीजिए कि आपको रियलाइज हुआ है। ठीक है सर। सर एक और अगर हम छोटा सा क्वेश्चन कर लें तो हमें और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ सकता है। मैंने कहा ये हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी, पेज नंबर है 427। मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है उस पर लिखा है कि वो एग्जाम का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो एग्जाम क्वेश्चन। और क्योंकि अब आप थोड़ी थोड़ी बातें समझ चुके हैं इसीलिए आप इसे ट्राई कर सकते हैं। वीडियो रोक करके इसको ट्राई कीजिए। ठीक है सर, एक बार आप बस समझा दीजिए। मैंने कहा चलो, द फॉलोइंग इज द समराइज्ड इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 100। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 6 लाख, वेजिस है, जनरल एक्सपेंस है, मटेरियल है। कैश रिसीव्ड 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ा था, यहां पर भी क्वेश्चन ने कैश रिसीव्ड दिया है, तो वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू बिल्कुल वैसे ही आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है सर। फिर ये मटेरियल एट साइट, मतलब ये मटेरियल बच गया। ये 1,20,000 का मटेरियल जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में भेजा था उसमें से इतना मटेरियल बच गया। प्लांट 20,000, तो ये उसकी कॉस्ट है। इंक्लूडेड इन द अबव इंफॉर्मेशन आर वेजेस, मटेरियल एंड अदर एक्सपेंसेस विच वर इंकर्ड सिंस सर्टिफिकेशन। इसका मतलब वैल्यूअर जब सर्टिफिकेट देकर गया था उसके बाद हमने इतनी वेजेस, इतना मटेरियल और इतने अदर खर्चे इंकर किए हैं।
यानी इन तीनों का जो टोटल होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वर्क अनसर्टिफाइड। तो ये वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू इन तीनों को ऐड करके मिलेगी। फिर लिखा है डेप्रिसिएशन प्लांट पे चार्ज करना 10%, और फिर वो कह रहे हैं प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट नंबर 100। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर 100 तैयार करना है, और ये आपका पुराना एग्जाम का क्वेश्चन है। और उस साल बच्चे बहुत ज्यादा भोले शंकर की उपासना करते होंगे, तभी उन्हें इतना आसान क्वेश्चन मिला। उन्हें आसान मिला, इसीलिए हमें भी आसान मिल रहा है करने के लिए। लो, हमने ड्रॉ कर दिया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 100। सबसे पहले यहां लिखूंगा मटेरियल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमने मटेरियल्स लगाए हैं 1,20,000। उसके बाद वेजिस, वेजिस 1,64,000। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस 8,600 बाय materials at site by work in progress, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। चलिए पहले तो निकालते हैं वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू, और हमें गिवन है वर्किंग नोट नंबर कैश रिसीव्ड इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड इनटू में 80%। तो दैट मीन्स वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू कैश रिसीव्ड इनटू 100 बाई 80। ये है 2,40,000। तो ये मेरे हिसाब से आ गया 3 लाख। अब दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैंने जरा डिटेल में किया है। कुछ बच्चे इसे बहुत जल्दी भी कर सकते थे, डिवाइडेड बाय 80% करके 3 लाख। लाइक इन द लास्ट क्वेश्चन वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू हमने निकाल ली 3 लाख। सिंपल था। यस सर। उसके बाद सबसे लास्ट लाइन में लिखा है कि वर्क अनसर्टिफाइड में एक तो वेजिस है 3,500, मटेरियल है 4,000, अदर एक्सपेंसेस हैं 2,500। इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये बन जाता है 10,000। तो ये हो गया 3,10,000। अब प्लांट के बारे में मैं सीधा डेप्रिसिएशन भी डाल सकता हूं, और प्लांट के रिस्पेक्ट में मैं कॉस्ट यहां डेबिट कर दूं, और प्लांट एट साइट की डब्ल्यूडीवी क्रेडिट भी कर सकता हूं। ठीक है, ये मटेरियल एट साइट की वैल्यू रह गई थी, मैंने डाल दी, और प्लांट था 20,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था 10%। तो एसएलएम डब्ल्यूडीवी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 2,000। ठीक है सर। अब अगर हमने सब कुछ सही डाला है तो अब समय आ गया है कि हम इसका नोशनल प्रॉफिट ढूंढ लें। सबसे पहले 3,20,000, 3,20,000
नोशनल प्रॉफिट। तो 3,20,000 माइनस 120 माइनस 164 माइनस 8600 और माइनस 2000, 25,400। नोशनल प्रॉफिट 25,400। अब बताएं अगला स्टेप क्या होगा। अब सर इस नोशनल प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर दो 25,400 और उसे यहां पर P&L अकाउंट में दिखाओ। जो बैलेंस आ जाएगा वो कहलाएगा रिजर्व फॉर WIP। अब रिजर्व के लिए मुझे पहले चेक करना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2 में कि वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट था। सर ये क्यों चेक करना पड़ेगा, ये बताएगा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हो चुका है। तो वर्क सर्टिफाइड था मेरे पास 3 लाख और क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 6 लाख, इनटू में 100, तो ये आ गया 50%। अब आपको देखना है कि 50% के अंदर गलती मत करना, 50% मेरी कैटेगरी नंबर 3 में आ रहा है जिसमें 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट लेना है। तो फिर इसका मतलब अब आप क्या करेंगे, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू में कैश रिसीव्ड परसेंटेज 80%। तो 2/3 इंटू 25,400 इंटू 80%, 13,547 राउंड ऑफ किया है हमने। और फिर 25,400 माइनस 13,547, 11,853। तो ये टोटल 25,400। तो हमने आपको 2 क्वेश्चन सिखा दिए हैं और आज हम समझते हैं कि इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। और एक आधा क्वेश्चन आपको सॉल्व में से पढ़ने के लिए दे देते हैं। वैसे तो आप अनसॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है सर, तो आप हमें कौन सा क्वेश्चन देने वाले हैं? तो मेरे ख्याल से आप इलस्ट्रेशन नंबर 8.7 कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल से मुझे 2 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, जैसे कि हमने आज कर ही लिए हैं, तो आपके लिए होमवर्क में जाता है। एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 8.7, मेरी बुक का ये पेज नंबर 391 है, लेकिन जिसके पास बुक अवेलेबल नहीं हो या जिनका एडिशन हमारे से डिफरेंट हो वो ये देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपके पास होमवर्क है। ठीक है सर, 8.7 एक तो ये क्वेश्चन होमवर्क है और एक मेरी समझ से आप 8.9 नंबर क्वेश्चन भी होमवर्क करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी हमने एग्जाम का क्वेश्चन किया था, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 100। ठीक है सर, तो ये आपके पास हमने 2 क्वेश्चन आज होमवर्क के लिए दिए हैं और इन 2 क्वेश्चन से जितना आप बना सकते हैं अभी आप उतना ही बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कुछ नई और डिस्कशन करेंगे। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।